Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज हम हरियाणा जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे इस तरह कुछ हरियाणा जीके के बारे में भी करवाऊं। तो आज की जो टॉपिक रहेगा, आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो हरियाणा जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। उन क्वेश्चनों के बारे में हमें चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपका है जो रहेगा, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक प्रकाश महाकाव्य भी। गुरु नानक प्रकाश महाकाव्य, ठीक है भी। ये महाकाव्य, इसकी रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एचएसएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछने का कई बार काम किया है। तो श्री गुरु नानक प्रकाश महाकाव्य है, इसकी रचना की थी भाई संतोख सिंह ने भी। भाई संतोख सिंह ने भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भाई संतोख सिंह ने गुरु नानक प्रकाश महाकाव्य उसकी क्या है, रचना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके गुरु नानक देव जी का 550वां जो जन्मोत्सव बनाया जा रहा था सिरसा के अंदर, उस समय भी आपको ध्यान होना चाहिए भी एक मूर्ति का अनावरण किया गया था भाई संतोख सिंह का। तो भाई संतोख सिंह ने गुरु नानक प्रकाश महाकाव्य की जो रचना की थी वो 1823 में भी। कब की थी? 1823 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1823 में संतोख सिंह का अगर हम चर्चा करें तो संतोख सिंह का जन्म हुआ था 1787 में अमृतसर के अंदर भी। कहाँ जन्म हुआ था इनका? अमृतसर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु का हम चर्चा करें भी, मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1843 में भी, ठीक है भी। कहाँ पर हुई थी? कैथल के अंदर। कहाँ मृत्यु हुई थी इनकी? 1843 के अंदर कैथल में। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कैथल के जो राजा उदय सिंह थे भी, राजा उदय सिंह, तो राजा उदय सिंह के दरबार में आए थे 1825 में। और लगभग कैथल में कितने वर्ष रहे थे? 18 वर्ष तक। 18 वर्ष तक, यानी कैथल में जो इन्होंने अपना जीवन यापन किया है, जीवन व्यतीत जो किया है वो कितने? 18 वर्ष तक किया है। महत्वपूर्ण जो इनकी पुस्तक थी वो गुरु नानक प्रकाश महाकाव्य है, जिसमें इन्होंने गुरु नानक के बारे में चर्चा की है, गुरु नानक के दिव्य उपदेश और उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया है। आपको ध्यान होना चाहिए, गुरु नानक प्रकाश महाकाव्य 1823 में जो रचित हुआ, प्रकाशित हुआ था, उसमें से लगभग 9700 छंद है भी। कितने छंद है? लगभग 9700 छंद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होने वाले आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा जाएगा। इसके अलावा भाई संतोख सिंह की कई अलग रचनाएं और भी रचनाएं हैं, जैसे नामकोश भी। क्या है? नामकोश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामकोश की रचना जो भाई संतोख सिंह जी ने जो की थी वो किस पर आधारित है? यानी आपने सुना होगा अमर सिंह का अमरकोश भी। अमर सिंह का क्या है? अमरकोश है। अमरकोश को क्या किया है? अमरकोश का अनुवाद किया है नामकोश नाम से, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी भाई संतोख सिंह ने नामकोश का जो अनुवाद किया है वो किस पर आधारित है? वो एक संस्कृत साहित्य की बहुत ही अमूल्य धरोहर, बहुत ही अमूल्य रचना, यानी अमरकोश पर आधारित है। किस पर आधारित है? अमरकोश। अमरकोश की रचना किसने की थी? अमर सिंह ने। अमर सिंह किसके दरबार में राजा हुए हैं? आपको ध्यान होना चाहिए, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय भी, ठीक है भी। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के जैसे महान हस्तियों की चर्चा करते हैं तो उसमें से हम जैसे बेताल भट्ट का जिक्र करें, कालिदास का जैसे जिक्र करते हैं, ब्राह्मयार का जैसे जिक्र करते हैं, आर्यभट्ट का, तो ये किसके काल में हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक बड़े महान कवि थे अमर सिंह, और इन्होंने किसकी रचना की थी? अमरकोश। और अमरकोश के ऊपर जो टीका लिखा था वो किसने लिखा था? भाई संतोख सिंह ने भी। किसने लिखा था? भाई संतोख सिंह। ये आपको क्लियर होना चाहिए भी, नामकोश, ठीक है भी। अमरकोश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, अमर सिंह के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र कर रहे थे नामकोश, ये नामकोश जो रचना हुई, इसकी जो रचना की गई थी 1821 में भी। कब की गई थी? 1821 में। इसके अलावा संतोख सिंह का जब हम जिक्र करते हैं तो वाल्मीकि रामायण का भी, वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत भाषा का, ये भी किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का वाल्मीकि जी ने लिखा था। इसका भी अनुवाद किया था किस भाषा के अंदर है? वर्ज भाषा में भी। किस भाषा में?
व्रजभाषा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्रजभाषा में वाल्मीकि रामायण का भी अनुवाद करने वाले जो थे वो कौन थे? आपके भाई संतोष सिंह थे, वो भाई संतोष सिंह थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लियर भी आपको। इसके अलावा गरबा गजनी कोश का जिसे जिक्र करते हैं, भाई संतोष सिंह की एक रचना और कौन सी है? गरबा गजनी कोश, भी गजनी कोश इंपॉर्टेंट है, 1829 में आई थी। कब आई थी ये? आपके 1829 में। तो गरबा गजनी कोश जो रचना है, ये रचना भी भाई संतोष सिंह की है। कब आई थी? 1829 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ भी, गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ, ये आपको ध्यान होना चाहिए। गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ भी, ठीक है भी। यानी हम सब जानते हैं भी सिख धर्म के अंदर 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु जो गुरु नानक देव जी थे और अंतिम 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। तो इन 10 गुरुओं के बारे में, यानी उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके बारे में जो जानकारी संकलित की गई थी संतोष सिंह के द्वारा, वो किस ग्रंथ में संकलित की गई थी? गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में, गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ। तो भाई संतोष सिंह के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसकी जितनी भी रचनाएं हैं, जिसमें गुरु नानक प्रकाश महाकाव्य तो HSSC में रिपीट हुआ है। इसके अलावा हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इनकी दूसरी रचना का आप जैसे नामकोश का जिक्र करोगे, नामकोश के बाद आप जिक्र करोगे गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ का, जैसे वाल्मीकि रामायण का जैसे जिक्र करोगे, और गरबा गजनी कोश, ये जो रचनाएं हैं वो किस महाकवि की है? आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो आपके हैं भाई संतोष सिंह की। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के। इनका जो जीवन यापन का जब हम चर्चा करते हैं, अमृतसर में 1787 में इनका जो जन्म हुआ था, बिल्कुल गरीब परिवार के अंदर, परंतु अपनी इच्छा के, प्रबल इच्छा के कारण, अपनी मति के कारण ये अचीवमेंट प्राप्त की उन्होंने, यानी बुद्धि बदल के। देखो ये भी अपना जीवन यापन क्या कर सकते थे? गरीबी के अंदर बिता सकते थे, परंतु इन्होंने लीक से हटके क्या किया है? कुछ काम किया है, और आज दुनिया में इनको याद किया जाता है। इनके नाम से बहुत से पुरस्कार भी है, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार का जिसे जिक्र करते हैं, ठीक है। तो पढ़ना चाहिए, मति बदलनी चाहिए। मैंने हमेशा बच्चों को इस चीज़ के बारे में कहा है, मोटिवेट भी करने की बहुत कोशिश करता हूँ इन चीज़ों भी। मति बदलिए। मैंने 1-2 बार आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया था। भी एक कुम्हार, एक बात बता रहा हूँ, बड़ी सुंदर सी अच्छी बात है। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, बड़े बड़े सुंदर उसने बर्तन बनाए। तो एक बार वो बर्तन बना रहा था, मिट्टी के बर्तन, तो उसके मन में विचार आया भी क्यों ना आज चिलम बनाई जाए। तो चिलम बनानी उसने शुरू की, बड़ी सुंदर सी उसने चिलम बनाई। परंतु चिलम बनाते बनाते उसके मन में विचार आया, अब चिलम को मिटाकर उसने एक सुराही बना दी। तो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि कितनी सुंदर आपने चिलम बनाई थी, परंतु आपने उसको मिटा कर एक सुराही क्यों बना दी? तब कुम्हार कहता है भी मेरी मति बदल गई थी। तब मिट्टी कहती है भी आपकी तो मति बदली है, मेरी तो किस्मत ही बदल गई, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। क्योंकि अगर मैं एक चिलम बनती तो जिंदगी भर खुद जलती और दूसरों को जलाती, और आज एक सुराही के रूप में एक सुराही बनी हूँ, जिंदगी भर खुद शीतल रहूंगी और दूसरों को शीतलता प्रदान करूंगी। तो उस कुम्हार की मति बदलने से मिट्टी की किस्मत बदल सकती है, तो हमारी मति बदलने से हमारी किस्मत क्यों नहीं बदलेगी? तो अपनी जो किस्मत बदलने के लिए हमें क्या है? अपनी मति बदलनी पड़ेगी। तो सभी बच्चों से आग्रह भी आप भी अपनी मति बदलिए और पढ़ाई को जारी रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था। गुरु नानक प्रकाश महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की थी? भाई संतोष सिंह। 1787 अमृतसर में जन्म हुआ था, और 1843 का हम चर्चा करें तो इनकी क्या हुई थी? की थी मृत्यु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, दीपचंद निर्मोही है, एक कवि है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जिक्र करें तो दीपचंद निर्मोही की कौन सी रचना पर हरियाणा साहित्य पुरस्कार दिया गया उनको? यानी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनको, हरियाणा साहित्य अकादमी। तो दीपचंद निर्मोही से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। दीपचंद निर्मोही का जैसे जिक्र करें, दीपचंद निर्मोही जिक्र करोगे, दीपचंद निर्मोही, तो दीपचंद निर्मोही का सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए किस जिले से संबंध रखते हैं? पानीपत से भी। किस जिले से संबंध रखते हैं? पानीपत से। हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, हरियाणा साहित्य अकादमी
पुरस्कार दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, पुरस्कार दिया गया है, तो उनकी किस रचना के ऊपर इनको ये पुरस्कार दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका है सूरज का सफर भी। क्या है? सूरज का सफर। सूरज का सफर जो इनकी ये बाल साहित्य है भी। क्या है आपका? बाल साहित्य। तो सूरज का जो सफर बाल साहित्य है, इसके ऊपर क्या दिया गया? इनको हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट आने वाली परीक्षाओं के अंदर भी ये क्वेश्चन है भी, किस रचना के ऊपर इनको पुरस्कार दिया गया? यह दीपचंद निर्मोही हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ऐतिहासिक नगरी यानी बुनकरों का शहर पानीपत से क्या है ये आपके संबंध रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बड़े ही महान हस्ती कवि का भी जिक्र आ रहा है अभी, यानी इधर भी गधे और उधर भी गधे के लेखक कौन है भी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके यहाँ। बहुत सी रचनाएं आई, यानी इधर भी गधे और उधर भी गधे भी, उधर भी गधे, ये रचना किसकी है भी? ये संबंधित आपकी रचना पूछे भी, ये रचना किसकी है? तो आपको ध्यान होना चाहिए ओम प्रकाश आदित्य की है रचना भी। किसकी है? ओम प्रकाश आदित्य। क्या है? ओम प्रकाश आदित्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इधर भी गधे और उधर भी गधे, जिस तरफ जाओ क्या है? गधे ही गधे हैं। बड़ी ही लाजवाब क्या है रचना है किसकी? ओम प्रकाश आदित्य की। ओम प्रकाश आदित्य के बारे में जब मैं बताता हूं तो ये आपके हास्य व व्यंग्यकार, हास्य व व्यंग्यकार कवि है भी। क्या है? व्यंग्यकार है, कवि थे भी, अब नहीं है भी। क्या है ये? हास्य व व्यंग्यकार कवि है, जिन्होंने समाज के चरित्र को अपनी कविताओं के अंदर क्या है अपनी कविताओं में दिखाने का प्रयास किया है। बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। समाज के हर चरित्र का वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है, अपने व्यंग्य के रूप में भी। तो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए। ओम प्रकाश आदित्य है। ओम प्रकाश आदित्य का संबंध आप गुरुग्राम से पढ़ोगे भी। किस जिले से है? यानी हरियाणा के किस जिले से है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में इनका जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सड़क दुर्घटना के अंदर, कार दुर्घटना में भोपाल मध्य प्रदेश में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी चर्चा करें गुरुग्राम में जन्म कब हुआ था? 1936 में, और मृत्यु कब हुई थी? 2009 में भी। 2009 के अंदर भोपाल मध्य प्रदेश में एक सड़क हादसे में 3 कवियों की जान चली गई थी। 3 जो कवि थे उन कवियों की जान चली गई थी। उनमें से एक आपके क्या थे? ओम प्रकाश आदित्य, गुरगांव हरियाणा से संबंध रखते थे। ठीक है भी। इनकी महत्वपूर्ण रचना आपकी कौन सी है? इधर भी गधे और उधर भी गधे। ये HSSC ने इस क्वेश्चन को पूछने का काम किया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक मैंने जैसे जिक्र किया, ये व्यंग्यकार कवि है भी। क्या है? व्यंग्य करते हैं। इसके अलावा जैसे जिक्र करें ओम प्रकाश जो आदित्य हैं, ये दिल्ली में शिक्षक के तौर पर भी रहे हैं। ठीक है भी। यानी एक शिक्षक पद के ऊपर भी इन्होंने क्या है? दिल्ली सरकार के अंदर काम किया है। वेरी वेरी। इसके अलावा इनकी जो और भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण जो रचना रहेगी इनकी क्या है? नेक्स्ट जो गोरी बैठी छत पे भी, अलग अलग व्यंग्यकारों ने, अलग अलग जो कवि है, लेखक है, उन्होंने भी इसके बारे में अलग अलग अपनी अभिव्यक्ति जो प्रकट की है। तो गोरी बैठी छत पे एक तो रचना क्या है इसकी? गोरी बैठी छत पे भी। अब अलग अलग जो व्यंग्यकार है, अलग अलग जो लेखक है, छत पर है, हर एक ने अलग अलग इसकी टीका टिप्पणी की है। कोई कहता है भी गोरी जो छत पे बैठी है अभी कूदने की क्या कर रही है? कोशिश कर रही है, तो चौथी पांचवी मंजिल के ऊपर जाके आप कूदने की कोशिश करो। इस तरह से क्या है इसके ऊपर व्यंग्य किया है। तो गोरी बैठी छत पर ये जो रचना है वो किसकी है? आपकी ओम प्रकाश आदित्य की। नेक्स्ट जो है इतिहास का पर्चा। क्या है आपकी दूसरी जो रचना? क्या रहेगी? इतिहास का पर्चा। पर्चा मतलब होता है पेपर भी। इतिहास का पर्चा, पेपर। बड़ी सुंदर जो कविता है, पढ़ना कभी इस चीज के बारे में। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पर रहेगी जिए जा रहा हूं भी। जिए जा रहा हूं। उसके बाद में जैसे चौथी जो रचना इसकी रहेगी, कौन सी रहेगी? छंद को बिगाड़ो मत भी। छंद जो है, छंद को बिगाड़ो मत, ये रचना बड़ी महत्वपूर्ण है इनकी। और पांचवी जो रचना का हम जिक्र करें, ओ घोड़ी पर बैठे दुल्हे। ओ घोड़ी
पर बैठे दूल्हे। और 6 नंबर जो इनकी रचना रहेगी तोता एंड मैना, तोता एंड मैना। और 7 नंबर पर आप जिक्र करोगे नेताजी का नख सिख वर्णन, नेताजी का नख सिख वर्णन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो पढ़ी है, इनकी जो कविताएं हैं बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी लगती है। तो इनकी जैसे महत्वपूर्ण जो रचना, एक तो उधर भी गधे इधर भी गधे जैसे एक रचना तो वो, इसके अलावा गोरी बैठी छत पे बड़ी महत्वपूर्ण रचना है इतिहास का पर्चा जिए जा रहा हूं, और छंद को मत बिगाड़ो, छंद को मत बिगाड़ो, ओ घोड़ी पर बैठे दूल्हे, ओ घोड़ी पर बैठे दूल्हे। कह रहा है घोड़ी पर बैठे हुए दूल्हे को भी अब भी समय है, अब भी समय है, भाग जा। यानी बड़ी सुंदर रचना है इनकी, आप पढ़ के देखना इसको। इसके अलावा तोता एंड मैना का जैसे जिक्र किया, और नेताजी के नक्शिक का वर्णन, नेताजी के हर चीज का उन्होंने वर्णन किया है। जैसे वोट मांगने आते हैं तो किस तरह का उनका मन मस्तिष्क होता है, वोट लेने के बाद में उनका कैसा होता है, उनके नाक कैसी है, उनकी आंखें कैसी है, हर चीज का वर्णन अपनी कविता, अपने व्यंग्य, अपने हास्य का मतलब अनुभूति के साथ उन्होंने वर्णन किया इसका। तो बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ओम प्रकाश आदित्य हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम से। 2009 के अंदर एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे। इनकी रचनाएं आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षाओं के अंदर है ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है भी, रचनाएं आप, मैं ये नहीं कहता भी आप एक दिन में सभी लेखकों की रचनाएं याद करो, करत करत अभ्यास जड़मती होय सुजान। ठीक है भी, अभ्यास करते रहो, एक ना एक दिन तो आप देखो चढ़ेंगे। हरिवंश राय वचन को भी आप पढ़ने की कोशिश करो। कहते हैं ना, कीड़ी जो चींटी होती है वो सैकड़ों बार चढ़ती है, गिरती है, और एक बार क्या है वो सफल भी होती है। तो धीरे धीरे करके प्रयास करते रहो आप। तो आपको ध्यान, हम जिक्र कर रहे थे ओम प्रकाश आदित्य के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत खालिस्तान की स्थापना की है। यानी केंद्र सरकार का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना भी, राष्ट्रीय हरित कोर योजना है, इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने किसकी स्थापना की भी? हरियाणा सरकार ने। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इक्को क्लब की स्थापना की भी, इक्को क्लब। यानी हरियाणा जैसे राष्ट्रीय हरित कोर है जिसकी स्थापना हम जिक्र करें 2001-2 में हुई थी, 2001-2 के अंदर है। तो इसी के अंतर्गत, इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने ही सारे भारत में, सारे भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों ने भी इको क्लब, पारिस्थितिकी जो क्लब है उस क्लब की स्थापना करने की घोषणा की है। अंतिम रूप से जैसे जिक्र करते हैं राष्ट्रीय हरित योजना जो है, इसका जो अंतिम, ये अब वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हुआ है। मूल उद्देश्य क्या है इसका राष्ट्रीय हरित कोर का भी? पर्यावरण संरक्षण भी, पर्यावरण संरक्षण, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण। इसी को आधार मानकर हरियाणा सरकार ने इको क्लब की स्थापना की है। जैसे मेरे खुद ही गांव का मैं जिक्र करूं तो बाहर जैसे ही स्कूल के आगे से निकलते हैं तो क्या है, तुलसी इको क्लब भी, यानी क्या नाम लिखा हुआ है? तुलसी इको क्लब। अब स्कूल का जैसे जिक्र करें, ये क्लब जो इको क्लब बनाए गए हैं स्कूलों में बनाए गए हैं। अभी क्या बनाए गए हैं? स्कूलों के अंदर बहुत से स्कूलों के, हरियाणा के जो मोस्टली स्कूल है उन स्कूलों में क्लब की स्थापना की गई है। क्यों? क्योंकि स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने इसके लिए इनामों की, मतलब इन क्लबों को, जो इको क्लब, पारिस्थितिकी जो क्लब बनाए गया, उन क्लबों को ग्रांट भी आवंटित की गई है, ताकि उस ग्रांट से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाए पर्यावरण के प्रति। वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं हैं, स्लोगन प्रतियोगिताएं हैं, पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताएं हैं, प्रतियोगिता करवाकर उनमें से प्रथम, दूसरा और तीसरा जो इनाम घोषित करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। तो आपको ध्यान होना चाहिए, राष्ट्रीय हरित कोर योजना के अंदर हरियाणा सरकार ने इको क्लब या पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना की है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका, जैसे जिक्र कर रहे थे। इसमें उद्देश्य जो होता है स्कूली बच्चों को
ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पिंजौर विरासत जो महोत्सव है ये पहली बार कब मनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंजौर विरासत महोत्सव, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, पिंजौर जो विरासत महोत्सव है इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। क्या हुई थी? 2006 में। अब अंतिम जो बनाया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए, यानी प्रथम शुरुआत तो जैसे हुई थी, अंतिम जैसे जिक्र करोगे, प्रथम जो बनाया गया था आपका 2006 में, आपको ध्यान होना चाहिए। अंतिम जो है ये आपको ध्यान होना चाहिए 21 और 22 दिसंबर 2019 को भी, ठीक है भी। अब 2020 में ताकत देखो मनाते हैं या नहीं मनाते, क्योंकि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के कारण जितने भी क्या है बड़े बड़े जो प्रोग्राम है वो क्या स्थगित किए जा रहे हैं, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने दिए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पिंजौर जो विरासत महोत्सव है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 के अंदर। पिंजौर हरियाणा के किस जिले में पड़ता? आपका पंचकुला में। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। पिंजौर का जो यादवेंद्र गार्डन है, यादवेंद्र गार्डन के अंदर क्या है, ये सम्मेलन आपका होता है, यानी महोत्सव होता है, विरासत हेरिटेज फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, ये क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो अंतिम जैसे मैंने जिक्र किया था 21 और 22 दिसंबर 2019 को, यानी 2 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? आपको ध्यान होना चाहिए 2 दिन, ठीक है भी। और पिंजौर में ही आपको ध्यान होना चाहिए बैसाखी मेला भी लगता है भी, हर साल क्या लगता है आपका? बैसाखी मेला। बैसाखी मेला भी कितने दिन चलता है आपका? 2 दिन चलता है भी। कितने दिन चलता है? 2 दिन। तो बैसाखी मेला का आप जिक्र करोगे, विरासत महोत्सव का जैसे आप जिक्र करोगे, और आम मेला का भी आप जिक्र करोगे, तो आम मेला भी कहाँ लगता है आपका? पिंजौर में। परंतु 2020 का आपका अपवाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपको गांठ मार लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आगे आने वाली परीक्षा में आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। यानी 2020 के अंदर जो आम मेला लगा है वो कहां पर लगा है? 2020 में आम मेला, तो 2020 के अंदर आम मेला लगा आपका लाडवा में भी। कहां लगा आपका? लाडवा। लाडवा रहेगा किस जिले के अंदर? आपका कुरुक्षेत्र। यानी कुरुक्षेत्र का जो लाडवा है, लाडवा में 2020 का आपका आम मेला लगा। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। पिंजौर है ये HMT का के लिए भी जाना जाता है, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, उसका भी एक कारखाना है, ठीक है। घड़ियां बनती थी HMT घड़ियां, परंतु HMT घड़ियां भारत सरकार ने क्या कर दी है? बंद कर दी है, क्योंकि उनको खरीदने वाला कोई नहीं रहा है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी बहुत कम खरीदते हैं लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रयोग कर रहे हैं आजकल मोबाइल का टाइम देखने के लिए। तो ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके अलावा 2019 में जो ये मेला लगा था उसमें जो छात्र का जैसे जिक्र करोगे, छात्र प्लस जो वरिष्ठ नागरिक है भी, वरिष्ठ नागरिक, ये क्या, इसके लिए हर एक जब भी हर साल जो मेला लगता है, विरासत जो फेस्टिवल आपका जो लगता है, यानी महोत्सव जो मनाया जाता है, तो उसके अंदर टिकटें होती है भी। जैसे हम नहीं पढ़ते भी फरीदाबाद के अंदर जैसे जाते हैं सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के अंदर, तो क्या है? टिकटें लगती है, एंट्री फीस जो होती है, यहां पर भी एंट्री फीस होती है। तो 2019 में से पहले 25 रुपये होती थी एंट्री फीस, परंतु 2019 में कितने रुपए कर दी थी? 15 रुपये भी, जिसमें से छात्र व वरिष्ठ नागरिक की एंट्री फ्री थी भी। छात्र व वरिष्ठ नागरिक जो है उनकी एंट्री क्या थी? फ्री थी। तो बड़ा महत्वपूर्ण जो आपका क्वेश्चन था, जिक्र कर रहे थे पिंजौर में विरासत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 2006 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, ख्वाजा पीर का मकबरा किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ख्वाजा पीर, एक खिजर खां पढ़ते हैं, खिजर खां का मकबरा तो पढ़ोगे आप सोनीपत में भी। खिजर खां एक सूफी संत थे। खिजर खां क्या थे? एक सूफी संत थे। अब खिजर खां इतिहास में 2 आते हैं भाई, बच्चे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं भी, एक तो सैयद वंश का संस्थापक भी खिजर खां था, और एक सोनीपत के अंदर सूफी संत भी खिजर खां था। परंतु बच्चे क्या है, मन में ये विचार ले आते हैं भी सैयद वंश का जो संस्थापक था उसका मकबरा क्या है? सोनीपत के अंदर। नहीं भाई, खिजर खां का मकबरा सोनीपत में जो है वो एक सूफी संत का है,
ठीक है, जबकि सैयद वंश का जो संस्थापक है खिजर खां वो एक अलग है। तो हम जिक्र कर रहे थे ख्वाजा पीर का मकबरा किस जिले में, अभी ख्वाजा पीर, तो ख्वाजा पीर का मकबरा किस जिले में है, तो ख्वाजा पीर का जो मकबरा है ये सिरसा में है। भी कहां पर आपका, सिरसा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ख्वाजा पीर का जो मकबरा है वो हरियाणा की किस जिले में है, तो ये आपका रहेगा सिरसा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरसा में। ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बना था। भी किसकी, ख्वाजा अब्दुल शंकर, इसकी याद में क्या बनाया गया था, ये आपका ख्वाजा का मकबरा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 13वीं शताब्दी में। भी कब बनाया गया था, 13वीं शताब्दी के अंदर ये आपका बनाया गया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ख्वाजा अब्दुल शंकर है, ये किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गोरी के साथ। भी किसके साथ आया था, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। और कहां पर बस गया था फिर, ये सिरसा में। भी और सिरसा में इन्हीं के नाम पर आपको ध्यान हो 13वीं शताब्दी के अंदर ख्वाजा पीर का मकबरा बनाया गया था। और इसी ख्वाजा पीर मकबरे को 16वीं शताब्दी में भी, कब है, 16वीं शताब्दी में एक मस्जिद का रूप दे दिया। भी एक मस्जिद का रूप दे दिया। ये चीज आपको क्लियर होना, ठीक है भी। यानी ख्वाजा पीर का जो मकबरा हरियाणा के किस जिले में, सिरसा में। किसकी याद में बनाया गया था, ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में। किसके साथ भारत आए थे, ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और सिरसा में रहने लगे थे 13वीं शताब्दी में। इन्हीं के नाम पर आपको ध्यान होना चाहिए। ख्वाजा पीर का मकबरे का निर्माण किया गया था, जिसको 16वीं शताब्दी में एक मस्जिद का रूप दे दिया गया था। कहते हैं, क्या है, इतिहासकार बताते हैं भी, गुरु नानक देव वह उसके शिष्य बाला व मर्दाना भी यहां पर 40 दिन रुके थे। भी कितने दिन है, 40 दिन रुके, ठीक है भी, यानी ठहरे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इतिहासकार बताते हैं भी, गुरु नानक देव जी सिख धर्म की जो संस्थापक है, फारसी के एक महान विद्वान गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी और उसके जो प्रिय जो शिष्य थे बाला और मर्दाना, तो बाला और मर्दाना यहाँ पर कितने दिन रुके थे इस मस्जिद के अंदर, इस मकबरे में, 40 दिन बताते हैं, ठीक है भी। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्वाजा पीर का मकबरा कहाँ पर आपका, सिरसा के अंदर है, जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, श्री से नगर के नाम से, सरस्वती नगर के नाम से, वन नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी पढ़ेंगे, सिरसा का इतिहास भी बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। भी यानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हुआ है, हमेशा क्वेश्चन एसएससी पूछती है। तो जो आपका श्री कृष्ण संग्रहालय है, जैसे जिक्र करते हैं श्री कृष्ण संग्रहालय, तो श्री कृष्ण संग्रहालय जो आपका है ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। भी कहाँ रहेगा आपका, कुरुक्षेत्र में। किसके अधीन काम करता है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भी, ठीक है भी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र का विकास करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया हुआ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का, जैसे हम जिक्र करते हैं। तो श्री कृष्ण संग्रहालय आपका रहेगा कुरुक्षेत्र में। कब स्थापित किया गया था, 1987 में। भी कब स्थापित किया गया था, 1987 में। परंतु वर्तमान जो जगह है आप पढ़ते हो, जो श्री कृष्ण संग्रहालय जो आज देखते हो श्री कृष्ण संग्रहालय, उस संग्रहालय में जिस बिल्डिंग में स्थानांतरित किया गया था 1991 में, ठीक है। यानी स्थापना कब हुई थी इसकी, 1987 में। परंतु आज हम जब जिस संग्रहालय के अंदर जाकर आते हैं तो स्थानांतरित इस बिल्डिंग में कब किया गया था, 1991 में। और 1995 में आपको ध्यान होना चाहिए, इसका दूसरा खंड बनाया गया था। जैसे प्रथम तल और दूसरा तल जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 1995 में। और तीसरा तल जो बनाया था वो 2012 के अंदर। 2012 में उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने क्या किया था, उसका उद्घाटन भी किया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे उसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने क्या किया था, इसका उद्घाटन, तीसरा जो खंड है, तीसरे खंड का उद्घाटन किया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी आप क्लियर करो। तो ये चीजें स्थापना आपको ध्यान करनी है, परंतु स्थानांतरित किया गया था, दूसरा खंड जो जोड़ा गया, दूसरा खंड स्थापित, और तीसरे खंड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान समय में आपको ध्यान होना चाहिए, श्री कृष्ण संग्रहालय में हर महीने लगभग 30,000 लोग देखने आते हैं। 30,000 है लोग, 30,000 से ज्यादा पर्यटक क्या इसको देखने के लिए आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे 3 खंड है 1991, 95 और मैंने बताए थे, यानी श्री कृष्ण जो संग्रहालय है ये 3 खंडों में, 3 खंडों का, जैसे 3 खंडों में और 9 गैलरी है। भी कितनी है, खंड 3 है इसके, यानी तल कितनी है, 3 तल है, परंतु उसमें गैलरियां जो बनाई हुई है श्री कृष्ण संग्रहालय के अंदर, वो कितनी गैलरियां हैं, 9 गैलरी है। ये भी आप कभी जाओगे, भ्रमण करोगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र एक धार्मिक प्लेस है जिसे पढ़ते हैं हम इस चीज के बारे में। और श्री कृष्ण संग्रहालय में श्री कृष्ण से संबंधित गीता का जो उपदेश दिया था, कर्म करने का जो उपदेश दिया था, उसके बारे में भी हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जितने भी पुरातत्व विभाग से संबंधित कोई सामग्री निकलती है, किसी भी तरीके की, जो कहीं से भी ऐतिहासिक जो धरोहर जो हमारी निकलती है, उसको कहाँ स्थानांतरित किया जाता है, आपके श्री कृष्ण संग्रहालय में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम जिक्र कर रहे थे। आज हमने कुछ क्वेश्चनों का जिक्र किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ये हमेशा आपका श्री कृष्ण संग्रहालय वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इतने ही क्वेश्चन आज हम चर्चा करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि एचएसएससी हमेशा यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन पूछती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।